The next speaker is Sri Sushil Kumar Modi. Nothing will go on record without permission. Nothing will go on record. सभापति महोदय, मैं केंद्रीय बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, पूरी दुनिया में ऐसा वैश्विक संकट पैदा हुआ जिसमें 90% से ज़्यादा दुनिया के देशों की जो जीडीपी थी उसमें गिरावट आ गई, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर फ्रॉम टेम्परेरी शॉक ऑफ पेंडेमिक बट ह्यूमन लाइव्स दैट आर लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। अर्थव्यवस्था के सदमे से तो देश उबर सकता है, दोबारा पटरी पर अर्थव्यवस्था लौट सकती है, परंतु जिंदगी को लौटा कर नहीं लाया जा सकता है। सभापति महोदय, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लागू किया। अगर हमने कड़ाई से लॉकडाउन को लागू नहीं किया होता तो जितने लोगों की मौत हुई है कोविड के कारण, उसे 1 लाख ज़्यादा लोगों की मौत हो गई होती। और शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही धर्म है। और इसलिए कोविड के दौरान लॉकडाउन के बावजूद शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, और फिर जब लॉकडाउन में थोड़ी शिथिलता आई, शिथिल किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है जहान भी है, सेविंग लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड्स। इसलिए हम लोगों ने जहाँ एक और गरीबों की चिंता की, उनके रोजगार की भी चिंता की। और सभापति महोदय, इस बजट का स्वागत अर्थ जगत ने किस प्रकार से किया है। 22 बंदूकों की सलामी के साथ इस देश के स्टॉक एक्सचेंज ने इस बजट का स्वागत किया है। और जो सेंसेक्स है, इट शो टू 51,000, जो सेंसेक्स का फिगर था 51,000 करोड़ पार कर गया। निफ्टी 15,000। और 23 साल के बाद ये पहला अवसर था कि जब वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद हाईएस्ट सिंगल डे गेन ऑन अ बजट डे, इसके पहले जब चिदम्बरम साहब का 1997 में भाषण हुआ था, उस समय सिंगल डे बजट के दिन जो सेंसेक्स था उसमें हाईएस्ट उछाल आया था। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, इस बजट को देश के अखबारों ने, देश के अर्थ जगत के लोगों ने किन सुर्खियों में इसका स्वागत किया है। एक ने कहा बोल्ड एंड रिफॉर्मिस्ट बजट, एक ने कहा एफएम ब्रेक्स टेबूज पुट्स इकोनॉमी ऑन टर्बो चार्ज, एफएम टेक्स ऑन चैलेंज विथ सिंपल बजट, पंत एंड पुजारा, एफएम डिलीवर्स अ बूस्टर डोज। एक ने कहा बजट बेट्स बिग ऑन ग्रोथ, एक ने कहा बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू गैलरी। एक अखबार ने हेडलाइन दिया वी हैव स्पेंट एंड वी हैव स्पेंट। सभापति महोदय, मैं पिछले 25-30 साल से केंद्रीय बजट को देखता हूँ, लेकिन ये पहला बजट था जिसकी कहीं आलोचना मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अब विपक्ष का काम तो आलोचना करना, वो तो करेंगे ही, अच्छी बात की भी आलोचना करेंगे। और मुझे सिब्बल साहब के बजट भाषण से बड़ी निराशा आई। मुझे लगा कि बहुत तर्क के साथ सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे तो घोर निराशा हुई सिब्बल साहब के पूरे भाषण को सुनकर। लेकिन ये पहला बजट था जिसकी कहीं आलोचना मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अब विपक्ष का काम तो आलोचना करना, वो तो करेंगे ही, अच्छी बात की भी आलोचना करेंगे। और मुझे सिब्बल साहब के बजट भाषण से बड़ी निराशा आई। मुझे लगा कि बहुत तर्क के साथ सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे तो घोर निराशा हुई सिब्बल साहब के पूरे भाषण को सुनकर। तो सभापति महोदय, इस बजट की जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया है, और इतना ही, अभी गरीबों की बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक 40 किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को 8 किलो दाल देने का काम किया। इतना ही नहीं तो 20 करोड़ महिलाएं जिनका जनधन खाता था, उनको 1,500 रुपया प्रति महिला, मोर देन 30,950 करोड़ वर ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स और 20 करोड़ महिला जनधारी खाताधारी। उसी प्रकार 7.43 करोड़
उज्ज्वला के लाभार्थी महिलाओं को 14.73 करोड़ फ्री सिलेंडर, जिसकी कीमत था 9,670 करोड़, ये महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। और इतना ही नहीं तो 2.81 करोड़ विधवा, वृद्ध, दिव्यांग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3 माह तक 2,814 करोड़ उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया। सती महोदय, जो लोग जनधन खाते का मजाक उड़ाते, अगर जनधन खाता नहीं होता तो क्या इन गरीबों के खाते में कोरोना काल के अंदर और ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता था? सती महोदय, मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूँगा, इतना प्रगतिशील देश है, लेकिन अमेरिका के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से सभी लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका। और वहाँ पर 8 करोड़ लोगों का चेक प्रिंट किए गए और प्रिंट करने के बाद ट्रंप साहब का सिग्नेचर किया गया और फिर लिफाफे में डालकर उसको पोस्टल तरीके से उसको डिलीवर किया गया। एक सप्ताह में 50 लाख से ज़्यादा वो चेक डिलीवर करने की स्थिति में नहीं थे। सितंबर महीना लग गया उनको केवल 8 करोड़ लोगों को और जो उनका स्टिमुलस चेक था वो पहुंचाने में। और दूसरी ओर भारत जैसा गरीब देश कि हमने और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में अलग अलग प्रकार से और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हमने पैसा पहुंचाने का काम किया। और स्वती महोदय, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कुल मिलाकर और आरबीआई के ने जो कदम उठाए, 27 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, 2, 3 ये देश के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोवाइड किया गया। इट वाज लाइक 5 मिनी बजट्स। और स्वती महोदय, ये लॉकडाउन अगर सफल हुआ, वो क्यों सफल हुआ? अगर 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं बने होते तो आप सोचिए लॉकडाउन में लोग घरों में शौच के लिए जाते कि बाहर जाते। अगर लॉकडाउन सफल हुआ तो उसके अंदर इन शौचालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर एनडीए की सरकार ने घर घर बिजली नहीं पहुंचाई होती और शहरों में 24 घंटे बिजली नहीं होती तो लॉकडाउन के दौरान लोग जो ओटीटी पर और नेटफ्लिक्स पर जो सारे चीज़ों को, टीवी को देख रहे थे, समय काट रहे थे, वो शायद नहीं काट पाते। अगर उज्ज्वला गैस के सिलेंडर्स नहीं मिले होते तो गरीबों को अपना लकड़ी इकट्ठा करने के लिए घर के बाहर जाना होता। तो इसलिए स्वती महोदय, हमारी सरकार ने, और से मुझे आश्चर्य लगता है कि बार बार अदानी और किसकी चर्चा होती है। ये जो मुफ्त सिलेंडर मिला क्या अदानी को मिला? ये मुफ्त अगर अनाज मिला तो ये क्या टाटाज और बिरलाज को मिला? स्वती महोदय और स्वती महोदय, प्लीज मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच तो कम से कम बाधाओं को प्रस्तुत मत कीजिए। स्वती महोदय, मुझे आश्चर्य लग रहा था, सिब्बल साहब आंकड़े गिना रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, इनकम टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। जब पूरा देश कोविड के अंदर और लॉकडाउन के अंदर है तो आखिर रेवेन्यू कलेक्शन तो कम होना ही था स्वती महोदय। और स्वती महोदय, रेवेन्यू लॉस टू यूनियन एंड स्टेट्स 23% कम संग्रह हो पाया रेवेन्यू। 4,65,000 करोड़ कम संग्रह होने की संभावना है। देयर वाज less revenue will be collected under corporate tax 34.50%, इनकम टैक्स 28%, जीएसटी में अभी भी 11.72% का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। स्वती महोदय, लोग थोड़ा बातचीत ना Please करें तो don't ज़्यादा discuss बेहतर here. If होगा। you have to discuss something, go to the lobby and discuss and come back. This is a maiden speech. You know स्वती the महोदय, procedure of the house. इस कोरोना काल में सभी लोग उम्मीद करते कि जो नया बजट आएगा उसमें कोई नया टैक्स होगा, कोई कोविड टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 23% से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कम होने के बावजूद हमारी सरकार ने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। किसी प्रकार से आम आदमी को पर हमने कर का बोझ देने का काम नहीं किया। और जबकि पिछले ही साल हम लोगों ने इनकम टैक्स में भारी रिबेट दिया, जिसका परिणाम था कि 40,000 करोड़ का रेवेन्यू हमने फॉरगोन किया। कॉरपोरेट टैक्स में 1920 में 1,45,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू फॉरगोन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू फॉरगोन था उसके बावजूद। और इसलिए हम लोगों ने और कोविड काल में
इस देश की जनता पर किसी प्रकार का कर का बोझ नहीं लादा। और सती महोदय, हमने एक नया सेस लगाया, दैट वाज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, एंड बाय लेविंग दिस सेस the government of India will be collecting more than 30,000 crore as a cess, and this fund will be spent for the augmentation of the mandis, of the APMCs, और एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये 30,000 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। और साथ ही महोदय, हम लोगों ने ये सेस जो लगाया, हम लोगों ने पेट्रोल पर, डीजल पर सेस लगाया, 12 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी कम किया, लेकिन हम लोगों ने जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया। हम लोगों ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को कम किया, और कम करने के बाद हमने ये सेस लगाया ताकि जनता पर कोई बोझ नहीं पड़े। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये सेस लगा दिया तो डिविजिव पूल में ये नहीं जाएगा, तो राज्यों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आखिर ये सेस जो है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा एग्रीकल्चर का, तो राज्यों में ही खर्च होगा, राज्यों के माध्यम से ही खर्च होगा, तो अल्टीमेटली दिस सेस विल गो टू द स्टेट्स। इसलिए यह कहना कि ये जो सेस है इससे और डिविजिव पूल में नहीं होने के कारण राज्यों को उसका नुकसान होगा। समिति महोदय, अब एक चर्चा और ये वी शेप्ड रिकवरी और डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी और यू शेप्ड रिकवरी। तो मैं बताना चाहूँगा समिति महोदय कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एनओसीज की फर्स्ट है एडवांस एस्टीमेट, और इकोनॉमिक सर्वे 2021, ये ऑल हैव प्रेडिक्टेड इट विल वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब कि जहाँ पर जीडीपी नीचे गया और फिर वो ऊपर की ओर बढ़ा, दिस इज नोन एज अ वी शेप्ड रिकवरी। चौथी महोदय, Q1 के अंदर जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड टू -23.9%, Q2 -7.5%, और अब Q3 में ये घटकर 0.1% रहने की संभावना है। और सभी लोगों ने इस बात का आकलन किया कि रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई ओनली 7.7% ड्यूरिंग 2021। और सती महोदय, ये वी शेप्ड रिकवरी है। और 21-22 के अंदर IMF ने प्रेडिक्शन किया है इट विल बी 11.5% जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ने भी 11%, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ने भी 10.5% रियल जीडीपी का और आकलन किया है। सरस्वती महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई के बाद जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है कि हम वी शेप्ड रिकवरी के साथ और फिर अर्थव्यवस्था को पुरानी पटरी पर लाने का काम करेंगे। और सरस्वती महोदय, इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहेगा। और इतना ही नहीं, तो समय नहीं है कि अभी जनवरी माह के अंदर ऑल इंडिकेटर्स इन इम्प्रूविंग पावर कंजम्पशन, रेलवे फ्रेट, जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड PMI सर्विस इंडेक्स, इन सबों में लगातार जो है और सुधार दिखाई पड़ रहा है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, दैट इज ऑल्सो कम डाउन टू 4.59% इन द मंथ ऑफ December, और फूड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम 9.5% टू 3.41%। और सरस्वती महोदय, इस बजट की एक सबसे बड़ी और खासियत है कि ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग, फिस्कल डेफिसिट इज नो डाउट, फिस्कल डेफिसिट इज 9.5%, बट इट इज बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग मेथड ऑफ बजट एंड कंटिजेंट जो बोरोइंग थी उसको मूल बजट में और इंटीग्रेट कर दिया गया है। और सरस्वती महोदय, आपको मालूम है कि discontinue NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly provision made in RE 2021 and B 21-22। और सरस्वती महोदय, मैं माननीय निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि न्यू फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप, एक नया फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप भारत सरकार को फॉर द जनरल स्टेट्स, इट मीन्स फॉर द स्टेट्स एंड द सेंटर, एंड फॉर द डेट एंड फिस्कल डेफिसिट, उसके लिए एक न्यू फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप भारत सरकार को तैयार करना चाहिए। और सरस्वती महोदय, अभी बार बार प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हो रहा था। सरस्वती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 1960s में द पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना एंड इंडिया वर एट द सेम लेवल,
60 के दशक में चीन और भारत का जो प्रति व्यक्ति आय थी ये लगभग बराबर थी, लेकिन चाइना ने 74 में चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी एंड इंडिया ओपन इट्स इकोनॉमी 1991। और इस डिलेड इकोनॉमिक रिफॉर्म और एक्सेसिव रेगुलेशन के कारण इसलिए इस बजट की एक और बड़ी खासियत है माइंडसेट को बदलना। ये जो सोच है कि हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स घाटे में चल रहा है, अगर एयर इंडिया को 60,000 करोड़ का घाटा है एंड ईच ईयर वी आर पंपिंग 6,000 करोड़ ऑफ द पब्लिक मनी टू कीप अलाइव एयर इंडिया, तो ये क्या उचित है क्या? ये क्या उचित होगा क्या? इसलिए इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और इस बजट के द्वारा ये जो माइंडसेट है ये एक्सेसिव रेगुलेशन का, इससे बाहर और एंड एक्सेसिव बैगेज ऑफ सोशलिज्म एक समय था, तो ये जो एक्सेसिव बैगेज था समाजवाद का और जो पूरी अर्थव्यवस्था पर एक नियंत्रण स्थापित करता था, इस माइंडसेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब अखबार में देख रहा हूँ कि घर के गहने बेचे जा रहे हैं। सभापति महोदय, टैक्स पेयर्स के मनी क्या घाटे में चल रहे उद्योगों पर खर्च किया जाएगा, एयर इंडिया पर खर्च किया जाएगा? तो सभापति महोदय, एक बोल्ड रिफॉर्मिस्ट, और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 91 के बाद इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने अगर रिफॉर्मिस्ट बजट पेश किया है तो वह भारत की सरकार ने किया है 21-22 के लिए। नए शब्द डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन, DFI, ARC, AMC, आगे आने वाले दिनों में इन शब्दों के बारे में काफ़ी चर्चा होगी। और सभापति महोदय, ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट है। कहते हैं कि रोजगार की कहीं चर्चा ही नहीं है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? सड़क बनेगी, एयरपोर्ट बनेंगे, अगर और चीज़ें बनेंगी। इसलिए बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट है। ये बजट गरीबी दूर करने वाला बजट है। ये बजट महंगाई को नियंत्रित करने वाला बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। और सभापति महोदय, इस बजट का जो थ्रस्ट है हेल्थ केयर एंड वेलबींग, ये पहला थ्रस्ट है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा थ्रस्ट एरिया है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और सभापति महोदय, अगले साल जो हम खर्च करने जा रहे हैं, राजस्व की कमी के बावजूद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एबल टू स्पेंड मोर देन 4,08,000 करोड़ ड्यूरिंग 2021। हम लोगों ने 20-21 में 4,08,000 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च किया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 4,12,000 करोड़ was provided in the budget, and we will be spending 4,39,000 crore as a capital expenditure. और सभापति महोदय, for the 21-22 the budget expenditure is 34,83,000 crore and capital expenditure is more than 5,54,000 crore हम 21-22 में खर्च करेंगे। और अभी बात कर रहे थे सिब्बल साहब मनरेगा के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि वी स्पेंड इन 2021 वी स्पेंड 81% मोर व्हाट इट वाज प्रोवाइडेड इन द बजट। हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी पर 380% ज़्यादा खर्च किया है जितना बजट में और प्रावधान किया गया था। और सभापति महोदय, हेल्थ के बारे में वी विल स्पेंडिंग 137% मोर इन 2022 व्हेन कंपैरिजन टू 2021। आप कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, कहते हैं कि साहब हेल्थ, आप हेल्थ पर काम तो पानी पर खर्च कर रहे हैं, आप तो सैनिटेशन पर खर्च कर रहे हैं। तो मैं ये सदन से पूछना चाहूँगा कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लिनिक्स, अबाउट हॉस्पिटल्स, अबाउट लैब्स, अबाउट डॉक्टर्स, अबाउट पैरामेडिक्स। WHO has stressed that water and sanitation were crucial for basic health care. WHO has stressed that water and sanitation were crucial for basic health care. Health is also about nutrition. Health is also about sanitation, about general cleanliness, clean air and water. और इसलिए हम लोगों ने आयुष पर अगले साल 21-22 में 40% ज़्यादा हम लोगों ने एलोकेशन किया है। For health and research, 26.8 more allocation for 21-22. And for water and sanitation,
there is an increase of 346% for water and sanitation. उसी प्रकार फॉर हेल्थ एंड फैमिली 30% इंक्रीज हम लोगों ने किया है। और सभापति महोदय, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1/3 खर्च करती है, 2/3 खर्च जो हैं और स्टेट्स करते हैं। और मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार के बजट में वी हैव प्रोवाइडेड 35,000 करोड़ फॉर वैक्सीनेशन ऑफ कोविड वैक्सीन्स, और 50 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन का टीका लग पाएगा। 35,000 करोड़ मीन्स 50 करोड़ पीपल विल बी इनओकुलेटेड ऑफ दिस कोविड टीका। और सती महोदय, सदन को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 16 जनवरी से प्रारंभ किया वैक्सीनेशन, एंड वी हैव कंप्लीटेड 60 लाख वैक्सीनेशन इन अ रिकॉर्ड 24 days, whereas USA took 26 days, UK took 46 days, and India took only 24 days to inoculate more than 60 lakh people of this country. और सभापति महोदय, मैं एक बात और सदन को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने केवल अपने देश में टीका नहीं लगा रहे, हम लोगों ने भूटान को 1.5 लाख, मालदीव्स को 1 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, नेपाल को 10 लाख, म्यांमार को 15 लाख, श्रीलंका को 5 लाख, बहराइन को 1 लाख, ओमान को 1 लाख, अफगानिस्तान we have sent 5 lakh doses of corona vaccine to Afghanistan without charging a single penny. और हम लोगों ने 12 देशों को 62 लाख फ्री में वैक्सीन का टीका पहुंचाने का काम किया। ऑलरेडी इट इज़ बिन डिलीवर्ड, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ इन पाइपलाइन, इट इज़ ऑलरेडी बिन डिलीवर्ड। और इतना ही नहीं, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने किया है 8 देशों के साथ। बांग्लादेश को 50 लाख वैक्सीन का टीका हम लोगों ने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया है। मोरक्को 20 लाख, ब्राज़ील 20 लाख, इजिप्ट 50,000, अल्जीरिया 50,000, साउथ अफ्रीका 10 लाख, कुवैत 2 लाख, UAE 2 लाख। तो सती महोदय, 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीनेशन डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन थ्रू कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट 8 देशों को ये हम लोगों ने भेजने का काम किया है। सती महोदय, समय कम है। सती महोदय, दुनिया में 3 बड़े संकट आए थे अर्थव्यवस्था के। द फर्स्ट वाज एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997, द सेकंड वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-2008, एंड द थर्ड पैंडेमिक इंड्यूस्ड फाइनेंशियल क्राइसिस टू 2020। और ये 3 जो क्राइसिस आई दुनिया के अंदर, उसका किस तरह से भारत ने मुकाबला किया। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो द रिस्पॉन्स वाज मायोपिक। उस समय कौन किसकी सरकार थी बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है पेंडेमिक के कारण, तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सती महोदय, समय नहीं हम इसके विस्तार में जाने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो कोविड का जो क्राइसिस आया है, हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर from April to December 2020 stood at 3.17 lakh crore, which is 24% higher पिछले साल किसी अवधि की तुलना में। मैं अप्रैल टू जनवरी की बात कर रहा हूँ। अप्रैल टू दिसंबर 6 महीना कोविड में चला गया, कोई खर्च नहीं हो पाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 3 माह में रिकॉर्डेड फिनोमिनल ग्रोथ 129% इन अक्टूबर। अब अक्टूबर 20 का पिछले साल से अगर तुलना करें तो देयर वाज ए growth of 129%. In November, capital expenditure का growth था 248%, और दिसंबर में it was 81%। और सती महोदय, हम 21-22 में 5,54,000 करोड़ we are going to spend as a capital expenditure। और सती महोदय, और ये capital expenditure इसका multiplier effect होता है। If there is a revenue expenditure increases by rupees 100, if you revenue expenditure increases by rupees 100 only, अगर आप 100 रुपया खर्च करते हैं revenue expenditure, only 98 or 99 rupees gets added to the economy, no multiplier effect। लेकिन आप अगर capital expenditure करते हैं तो capital expenditure increases। अगर 100 रुपये खर्च करते हैं capital expenditure,
So capital expenditure increases, 245 rupees gets added to the economy in the same year, and rupees 480 gets aggregated over the next several years. It is a multiplier effect over next few years. 1 रुपया अगर खर्च करते हैं तो उसी साल अर्थव्यवस्था में 245 रुपये का और मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और बाद के वर्षों में 480 रुपीज़, और कुल मिलाकर इस साल हम लोग अगले साल 2.25% of GDP we will be spending through capital expenditure. And if the multiplier effect is 2.5 times, it means in 2022, 6.25% of GDP will achieved only through capital expenditure. और इससे सौती महोदय, समय नहीं है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में यूपीए की सरकार थी, दे स्पेंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हुआ, उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया, और उसका परिणाम था कि महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा। और सौती महोदय, लेकिन हम लोगों की सरकार ने, और सौती महोदय, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इन द लास्ट बजट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इन द लास्ट बजट 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ अगले 5 साल के अंदर। सभापति महोदय, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्पेंडिंग 100 lakh crore in the next financial year for the development of the infrastructure, and that will be the world-class infrastructure will be developing through this national infrastructure pipeline. और इसको फंडिंग कैसे करेंगे? How this 100 lakh crore will come? Through creating institutional mechanism, monetizing the asset. और इसमें मैं सौती महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए और भारत सरकार ने DFI बनाने का ऐलान किया है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स, दे आर नॉट केपेबल टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सो वी रिक्वायर institutions like DFI. और से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड 20,000 करोड़ टू दिस DFI, और ये लेंडिंग, और इसका लेंडिंग पोर्टफोलियो जो है ये 5 लाख करोड़ होगा अगले 3 साल के अंदर। और सती महोदय, एसेट मोनेटाइजेशन, और इसलिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देयर विल बी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और NHAI. सो NHAI ऑपरेशन टोल रोड्स, ट्रांसमिशन एसेट्स ऑफ पावर ग्रिड, AI एयरपोर्ट्स इन Tier 2 and Tier 3 cities, वेयर हाउसिंग एसेट्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, DFC, इसको मोनेटाइज करके हम फंड्स इकट्ठा करेंगे। एंड डेट फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड डेट फाइनेंसिंग ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल अलाउ डेट फाइनेंसिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसके द्वारा हम करेंगे। सौती महोदय, इस देश के बैंकों का क्या हाल, अभी चर्चा कर रहे थे। सौती महोदय, इन द लास्ट 4 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन्वेस्टेड 2,71,000 crore for recapitalizing the banks of private public sector banks. 2,71,000 crore has been infused in the public sector banks. और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 21-22 में 21,000 करोड़ हम खर्च करेंगे टू रिकैपिटलाइज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और सौती महोदय, और ये जो बात आई कि अभी बैंक्स जो हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू sell their bad assets, so we will be creating stressed asset resolution by setting ARC and AMC. तो हम ARC और AMC स्थापित करके और इसको करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से होती महोदय, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। और सोती महोदय, चूंकि केवल 5 मिनट समय बचा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार ने इस कोरोना काल में और जो स्टेट्स था उनको कितनी मदद की है। और सोती महोदय, बार बार आरोप लगता है एनडीए पर कि गुजरात, मध्य प्रदेश, दे वर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विद GST फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि GST यूपीए की सरकार क्यों नहीं लागू कर पाई। जहाँ बैठे हुए हैं आचार्य जी, दे कुड नॉट इम्प्लीमेंट GST, दे कुड नॉट स्टार्ट GST इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंस। दे रिफ्यूज्ड to provide
द कॉम्पनसेशन मनी टू द स्टेट्स, जो CST के अंदर जो CST वाज रिड्यूस फ्रॉम 4% to 3% एंड फ्रॉम 3 to 2%, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योर किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एश्योर्ड दैट दे विल compensate to the states. And when the government of India refused to compensate to the states, then states also started refusing cooperating with the union government. और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई इस देश के अंदर, सौती महोदय, तो हम लोगों ने GST को लागू करने के लिए हम लोगों ने 38,000 करोड़, that was a backlog during of the UPA regime, which was not provided by the UPA to the states. Narendra Modi government provided 38,000 crore backlog and assured 14% return. और ये भी बता दें आपको कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय स्पेशल विंडो हैज प्रोवाइडेड 1,10,000 करोड़ and already 84,000 crore has been given to the states. सौती महोदय, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा. और सौती महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस कोरोना काल के अंदर 2021 में 14 states have been given 74,000 crore as a revenue deficit grants, and states like West Bengal, like Kerala, those states who claim the most prosperous states, they have got the maximum benefit because of their mismanagement of their economy, or because revenue deficit grant जो है. और सौती महोदय, मैं अंत में ये जो बजट है, सौती महोदय, 2 बजे तक का समय है ना? नहीं, आगे प्लीज. हाँ, नहीं, मैं तो. और सौती महोदय, ये जो बजट है, ये नरेंद्र मोदी जी का बजट है, और जैसा मैंने कहा, गरीबों को समर्पित बजट है, रोजगार पैदा करने वाला बजट है, देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाला बजट है, और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने वाला बजट है. मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम के जो अक्षर हैं उनसे बजट को परिभाषित करना चाहूँगा. नरेंद्र मोदी के नाम है NARENDRA, नरेंद्र, MODI, मोदी. सो N स्टैंड्स फॉर नया भारत, N स्टैंड्स फॉर न्यू इंडिया, A ऑफ नरेंद्र मोदी स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर भारत, R stands for radical reforms, E stands for electronic agri market, N stands for new financial structure, D stands for disinvestment, R stands for railway and roads, and A stands for agriculture reforms. अब मोदी का जो M है, सौती महोदय, it is MSP assured. जो MSP को लेकर चर्चा हो रही है, तो M of Narendra Modi, M stands for MSP assured, M stands for helping the migrant workers, O stands for one person company, and D stands for downtrodden. नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों को समर्पित है, तो D stands for downtrodden, and the last alphabet I, it is for inclusive development, it is for infrastructure, it is for immunization. मैं सौती महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विपरीत परिस्थिति के अंदर. अब 1 मिनट चुप हो जाए. It is going to be 2 o'clock now. You have to take the sense of the house to extend it. Sir, there is a general consensus that since we have to discuss the budget in detail and many of the members are desiring to speak, we may extend it up to 3 o'clock. Is there a chance of the house to extend it up to 2 o'clock? This is a consensus. This is a consensus, so you need not question. You speak to your leader, he will speak on behalf of you. Mr. Modi, please carry on. Please. आप बोलिए. सौती महोदय, मोदी जी प्लीज कंक्लूड नाउ. प्लीज सौती महोदय, मुझे 30 मिनट का समय दिया गया था, 30 मिनट मेरा पूरा हो गया है. तो मैंने कहा कि कोरोना काल में सौती महोदय जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नमूना मैंने देखा एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. मैं पिछले 15 साल से हूँ बिहार के अंदर सौती महोदय, एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, बट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम
the Prime Minister was interacting with all the Chief Ministers for 4 hours, for 5 hours. And it was not only once, but it was for the first time the Prime Minister was interacting with all the Chief Ministers for 4 hours, for 5 hours. And it was not only once. मैंने देखा 6 बार तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ था मौजूद, और 6 बार मैंने देखा कि मुख्य प्रधानमंत्री 4-4 घंटे 5-5 घंटे राज्यों के साथ बैठकर और कोरोना का किस मुकाबला करना चाहिए इसकी स्ट्रेटजी बना रहे थे। दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और मैं जानना चाहता हूँ इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे उन्होंने कितनी बार राज्यों के साथ इस प्रकार से और कोई चर्चा की होगी और कोई बातचीत की होगी। और सत्य महोदय, जो कोरोना काल है सोचकर सिरन पैदा हो जाती है, मन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां थी और उस परिस्थिति को अगर कोई निकाला है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। थैंक यू, थैंक यू। सत्य महोदय, इसलिए मैं फिर से एक बार इस शानदार बजट के लिए, इस ऐतिहासिक बजट के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और देश के प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।